हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि से प्रश्न को कैसे, समीकरण को कैसे हल करना है, ये हम लोगों ने देखा था और आपको हमने कहा था कि 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज हम फिर एग्जाम्पल ले करके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग 3.5 अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस, वो हम लोग देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, उसके बाद किताब बनाएंगे। अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपनी किताब में 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, आप दोनों ही क्वेश्चन को बड़ी आराम से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन आपका कहता है P के किन मानों के लिए, ध्यान दीजिएगा, P के किन मानों के लिए, अर्थात P का कौन सा ऐसा मान आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों युग्म, जो समीकरण युग्म है ये वाला, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, निम्न समीकरण युग्मों के, है ना, एक अद्वितीय हल होगा। मतलब समझ रहे, मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि अद्वितीय हल कब होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी वीडियो को जाकर देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप देखेंगे। सारणी अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो परेशानी होगी। सारणी कंप्लीट करना पड़ेगा कि अद्वितीय हल कब होता है, समानांतर कब होता है, प्रतिच्छेदी कब होता है, संगत कब होता है, असंगत कब होता है। पहले आप सारणी कंप्लीट करो, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ पाओगे और मैथ को खुद से बना पाओगे। तो यहाँ हमारी बात हो रही है कि अद्वितीय हल होने के लिए, ठीक है, आपको P का मान, यहाँ जो आपको P दिख रहा है, Y का जो गुणांक है P, इसका ऐसा मान क्या आएगा कि इस समीकरण का अद्वितीय हल हो जाएगा। अर्थात अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तब ही वह अद्वितीय हल होता है। अर्थात एक हल सिर्फ होगा। और इसी कंडीशन में जब दोनों समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं तो एक दूसरे को काटते हैं और जहां काटते हैं वहां से x और y का मान अर्थात हल प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अद्वितीय हल के लिए देखिए यहां पर 4/2 और p/2। तो यहां हमको p का ही मान पता करना है कि p का ऐसा मान आएगा क्या कि इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न को बनाने के लिए अद्वितीय हल होने की शर्त को लेकर के बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला है अद्वितीय हल हो, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल का शर्त लेकर हमें इस सवाल को बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों में से A1, उसके बाद B1, C1, A2, B2 और C2 निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है हल, इस प्रश्न को आप उतार लेंगे। 4x + py + 8 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समीकरण आपका यहां पर दिया हुआ है, तथा, है ना, 2x + 2y + 2 = 0। यहाँ बराबर छूट गया हुआ है, देखिए बराबर 0। तो इसमें, इस समीकरण में देखिए कोई भी चीज़ कॉमन निकलने वाला नहीं था, लेकिन इसमें तो कॉमन निकलने वाला है। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि अगर प्रश्न बनाते समय कट जाए, छंट जाए, कॉमन निकल जाए तो आप ये कर लीजिए, सवाल छोटा होता है। देखिए मेरा मकसद किताब के क्वेश्चंस को बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद है कि आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और बताएं कि हाँ कैसे क्या होता है, आप जाने इसके बारे में, ठीक है। इसलिए ऐसे हम आपको बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 चूंकि सब में है तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को जब हम कॉमन करेंगे तो अंदर बच क्या जाएगा, देखेंगे ध्यान से, x + y + 1 = 0। अब 2 यहाँ हमारा गुना में है, आगे भेजेंगे तो क्या होगा, 0 में 2 से भागा देंगे 0, तो यहाँ मिला हमारा 0। बच क्या गया, देखेंगे ध्यान से, x + y + 1 हो गया। तो पहले जो समीकरण था देखिए उसमें इसमें आपको काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों में से A1, B1 ये सब का मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 में, चाहे 1 से लिखिए, समीकरण 1 से A1, समीकरण 1 से A1, B1, C1 निकलता है और समीकरण 2 से A2, B2, C2। A1 का मान देखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में A1 का मान अर्थात x के आगे वाला मान जो होता है वो आपका a का होता है और y के आगे का मान b का होता है और जिसके साथ कुछ भी नहीं है अर्थात अचर पद जो होता है वो हमारा c होता है। तो यहाँ A1 बोला गया क्योंकि समीकरण 1 में से हम मान को ढूंढ रहे हैं तो वो 1 से निकाले, इसलिए 1 1 1 लगा के लिखेंगे। तो A1 का मान क्या होगा, 4, कोमा, फिर हमको क्या करना है, B1। तो B1 का मान देखिए, B1 का मान क्या दिया है, P, उसके बाद
C1 का मान क्या दिया है 8, आपका 8 हो गया। ठीक है, नीचे देखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में भी हम लोग यही काम करेंगे, A2 B2 C2, चूंकि ये समीकरण आपका 2 है तो इसमें से जो भी निकलेगा वो A2 B2 C2 करके निकलेगा। तो A2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, A2 का मान हमारा 1 है, x के आगे का गुणांक 1, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ था 2, लेकिन हमने कॉमन निकाल दिया है तो इसका गुणांक अब 1 है, तो A2 का मान 1, B2 का मान भी 1 और C2 का मान भी आपका 1 ही होगा। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखेंगे प्रश्न से, या फिर आप लिख सकते हो प्रश्न अनुसार। प्रश्न आपका क्या बोला है कि अद्वितीय हल हो, पी का ऐसा कौन सा मान आएगा कि अद्वितीय हल हो, यानी प्रश्न से अद्वितीय, ठीक है, जिसका सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल होने के लिए अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, तभी तो अद्वितीय हल होता है ना। ठीक है, अब मान इस पर पुट करेंगे हम A1, तो A1 का मान देखिए क्या, A1 का मान है 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। A2 का मान क्या है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 तो किसी से नीचे छुपा रहता है, तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम देंगे नॉट इक्वल का साइन, जो साइन होगा उसको देना होगा आपको। फिर B1 का मान देखेंगे, B1 का मान क्या है P, और B2 का मान क्या है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, अर्थात आपका काम हो चुका है। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट देना होगा। क्या स्टेटमेंट देंगे, देखिए इसका मतलब हुआ P नॉट इक्वल 4, अर्थात इस प्रश्न में P का मान चाहे कुछ भी आए, कुछ भी, वो अद्वितीय हो जाएगा, परंतु ये 4 अगर आ जाएगा P के स्थान पर तो इस प्रश्न का हल अद्वितीय नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट में इसके नीचे, अतः P का मान जैसे लिख सकते हैं, अतः अद्वितीय हल होने के लिए P का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, परंतु 4 नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आइए देखते हैं अब उदाहरण नंबर 16। ये आपका 15 था इसके पहले वाला, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 16। देखेंगे ध्यान से इसमें क्या कहता है। इन दोनों एग्जाम्पल की वजह से आप अपने किताब का क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट आपको कर रहा हूं, देखिए ध्यान से क्या कहता है। के किस मान के लिए, पहले क्या था P था, अब P के स्थान पर क्या आ गया, K आ गया। के है ना, किस मान के लिए कौन सा मान K का आना चाहिए कि निम्न समीकरणों, जो समीकरण दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्म के एक अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अब यहां देखिए बात क्या आ गया, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये आपका मेन पॉइंट है। तो कोई भी समीकरण, जब दो समीकरण साथ में होते हैं तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 का और बराबर होता है C1 बटा C2 का। जब सब बराबर होता है तो उस समीकरण का हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अर्थात बहुत सारे हल होते हैं, जिसका कोई मतलब समझिए ना कि इसका अनंत हल होता है। इसके जब आप ग्राफ खींचते हैं, अगर ग्राफ खींचेंगे आलेख पर, तो दोनों के दोनों समीकरण एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, जिसे इसको बोलते हैं कि समपाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करके अब आपको K का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ बनाया है हल। आपका ये रहा क्वेश्चन, kx + 3y - k - 3 = 0, समीकरण 1। 12x + ky - k = 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का समीकरण 2, दोनों में से मैंने क्या किया, A1 B1 C1 का मान निकाल दिया। देखिए ध्यान से A1, तो A1 का मान देखेंगे कि x के आगे 1 1 वाला काम किससे होता है, समीकरण 1 से। 2 2 2 किससे होता है, समीकरण 2 से। तो A1 का मान के x का गुणांक, x के आगे जो भी होगा वो आपको लिखना है। A1 का मान k, y का गुणांक 3b यानी B1 का मान 3, और C1 का जो मान है वो -k - 3 होगा। ठीक है, आपको हम बताए थे कि माइनस बोलता है, प्लस होता तो नहीं लिखते हैं, माइनस होता है तो जरूर लिखेंगे -k - 3। ब्रैकेट नहीं हटाना है आपको, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट आपको नहीं हटाना है, ब्रैकेट में रखना है इसको। क्यों, क्योंकि माइनस से इसमें हमको क्रिया करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे रखने देंगे। फिर समीकरण 2 में से, तो समीकरण 2 में A2 का मान हमारा 12 हो गया, B2 का मान हमारा k, y का गुणांक k, और C2 का मान -k हो गया। इसके बाद लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न से। क्या कहा है प्रश्न आपका, प्रश्न बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से
अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसलिए देखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बोला है कि के का मान क्या आएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अर्थात देखेंगे यहां पे भी लिख सकते हैं अर्थात a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, सब बराबर होना चाहिए, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब हम इन पर मान को रखेंगे, ध्यान से देखिएगा a1 बटा a2, a1 बटा a2 यहाँ पर है, तो a1 का मान देखिए क्या दिया है, a1 का मान हमारा a1 का मान है k, तो यहाँ पर क्या होगा k। फिर देखिए बटा a2 का मान कितना है 12 कर दिए, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान हमारा 3 हो गया, तो b1 का मान 3, उसके बाद b2, तो b2 का मान क्या है k, तो k हुआ। फिर बराबर यहाँ बराबर है ना c1 का मान क्या दिया है -3 अपॉन कितना दिया देखेंगे ध्यान से c2 का मान -k है ना, तो -k हो गया। बस अब इसको बनाएंगे आगे, तो माइनस में क्या होगा आपका कट गया, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे अब k बटा 12 इसको ले लीजिए आप, ठीक है। फिर इसको ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो पहले हाई और हाई ले लेते हैं, फिर इसको ले लेंगे, ठीक है। k बटा 12 3 बटा k, ठीक है। अब k से k में गुना कीजिए, क्या आएगा k स्क्वायर, और 12 यहाँ कितना होता है 36। अब आप जानते हो कि स्क्वायर हटता है तो क्या बनता है रूट बनता है, रूट में क्या आएगा 36। अब 36 का वर्गमूल निकालिए, तो आपको पता है कि जिसका घात 2 है तो इसके शून्य कितने होते हैं 2, हल कितने होते हैं 2, मूल कितने होते हैं 2, तो इसका 2 आंसर निकलेगा k इज इक्वल टू ±6, ठीक है। ये मैं आपको सभी बता चुका हूं कि यहाँ प्लस माइनस क्यों होता है, तो k इज इक्वल टू ±6, ये 36 का वर्गमूल +-6, तो k का मान आपका 1 आ गया 6। अब हम इसको लेकर बनाए थे, अब हम इसको 3/k और इसको लेकर के इन दोनों को लेकर के बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ मिटाएंगे, देखिए ध्यान से। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हमको लेना है b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, या आप डायरेक्ट लिखेंगे पुनः 3/k इज इक्वल टू k - 3/k। चलिए इसको क्रिया करते हैं, k से k में गुना कीजिए, k स्क्वायर, पहले आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। k से k में गुना किए k स्क्वायर, k से -3 में गुना करेंगे -3k इज इक्वल टू, फिर k से 3 में गुना कीजिए, तिरछा दीजिए, क्या हो जाएगा 3k। अब जो है हम जात में जात मिलाने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। 3k जाती है ना, खींच लेंगे इधर इसको, तो यहाँ क्या होगा k स्क्वायर -3k, या इसको उधर भेज दीजिए सबसे अच्छा रहेगा, इज इक्वल टू 3k, ये 3k माइनस उधर क्या हो जाएगा +3k, क्या हो गया 3k 6k, ठीक है ना। इधर क्या बचा k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ध्यान से देखेंगे इसके बाद। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, k स्क्वायर है ना, तो आप चाहेंगे तो k गुना k लिख सकते हो, k से गुना करोगे तो क्या होगा k होगा ना, k स्क्वायर होगा, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है जुटता है, इज इक्वल टू 6k। अब एक k से एक k गया तेल लेने, बचा कौन सी k इज इक्वल टू 6। देखिए इसमें भी जब इसको हमने लिया था तो 6 आया था, फिर इसको लिया तो 6 आया। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ाने के लिए तो आप इसको और इसको भी ले सकते हो, तभी आपका 6 आंसर ही आएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग बना लिए कि k का मान हमारा क्या आ रहा है, k का मान हमारा 6 आ रहा है। अब हमें पूछा ये गया है कि k के किस मान के लिए, ठीक है, k के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ आपको नीचे स्टेटमेंट देना होगा, अतः k का मान 6 होने पर ही इस समीकरण का अनेक रूप से या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है मेरे वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।